ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आपका आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्ते तू में स्वागत करता हूँ। मित्रों, काशी के प्रतिष्ठित योग प्राणायाम के प्रकांड विद्वान योग श्री से विभूषित योगीराज श्री राकेश पांडे जी की कई प्रस्तुति आपकी सेवा में प्रसारित की जा रही है। योगीराज जी द्वारा काशी की पवित्र धरती से योग प्राणायाम को देश विदेश में भी प्रसार किया जा रहा है। मित्रों, इस प्रस्तुति में हम योगीराज जी के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको इस प्रस्तुति में बने रहना होगा। अगर प्रस्तुति अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे नमस्ते तू चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए मित्रों, प्रस्तुति को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं और नमस्ते तू चैनल का भी आभारी हूं कि आप लोगों ने हमें समय दिया। मेरा नाम मुझे लोग जानते हैं राकेश पांडे के नाम से जानते हैं जी। और इसी काशी वाराणसी जिला में ही मेरा जन्म हुआ गांव में, और फिर बाद में बचपन में ही मैं प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मेरी सब वाराणसी शहर से ही हुई। सर से। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आपका यहाँ काशी में है, तो ये योग में रुझान कैसे आपको उत्पन्न हुई? क्योंकि बहुत से फील्ड है, तो योग ही क्यों ऐसा आपने चुना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं जब बचपन में अपने मित्रों के साथ जब मैं रहता था, तो बच्चे हमारे मित्र लोग क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में उन लोगों का इंटरेस्ट होता था। मुझे साधु और संतों के प्रति बचपन से मेरी श्रद्धा थी, और उसी साधु संतों के प्रति श्रद्धा भाव ने मुझे 1985 में क्रिया योग के साधक स्वामी नित्यानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात हुई। और इन साधुओं के बीच में, जैसे जूना अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा, इन नागा सन्यासियों के बीच में मैं रहता था, बच्चा था। इन नागे महात्माओं को देखता था, उनकी क्रिया विधियों को देखता था, उनकी साधना को देखता था। देखते देखते फिर अंत में मैं स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज जी से हमारी जो मुलाकात हुई, तो मैं क्रिया योग का साधक बन गया। और आपकी उम्र क्या थी? उम्र मेरी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं इंटरमीडिएट सन 83 की बात है, मैंने सन 83 में इंटरमीडिएट किया है। तो उसी समय हमारी स्वामी जी से मुलाकात हो गई थी। तो उन्होंने हमें कुछ आसन और प्राणायाम सिखाना शुरू किया। शुरुआती दौर मेरी शुरुआती योग की जी, मेरे प्रथम गुरु भी वही हैं, स्वामी नित्यानंद गिरी जी महाराज, जिनसे कि मैं जीवन में मिल करके मुझे धन्य के रास्ते पर मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ। जी जी जी। जैसे कि योगीराज जी, आपका योग के क्षेत्र में अभी तक का क्या योगदान है? देख रहे हैं, योग के क्षेत्र में जो मेरा योगदान है, जैसा कि मेरे देखने में आया है कि आप देश विदेश तक आप योग को अपना प्रचारित कर रहे हैं। तो योग के क्षेत्र में मेरे हाथ में भी है, वो रसिया में भी किसी मैगजीन ने छापा था, फ्रांस ने भी छापा था। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा सा बताइएगा हमारे दर्शकों को कि काशी में ऐसी भी प्रतिभा हमारे काशी में छुपी हुई है जिसको हम लोग जान नहीं पा रहे हैं आज। देखें, संक्षेप में इसको आप ऐसे समझें जी कि मैं अपने को आज भी योग का मैं एक साधक मानता हूँ, योग का विद्यार्थी ही मानता हूँ। जी जी। योग साधना मैं कर रहा था। योग साधना करते करते सन 2000 में मुझे सन 2000 में सबसे पहले मुझे सिंगापुर से आमंत्रण आया। अच्छा, सिंगापुर। वहाँ पर स्पालान योगा सेंटर था। तो उस स्पालान योगा सेंटर से निमंत्रण आया कि आपको एक दिन के लिए योग का एक सेमिनार हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सिंगापुर में, तो आप आइए, आपको सारी व्यवस्था की जाएगी। सेमिनार थी या वर्कशॉप थी? सेमिनार था। सेमिनार थी।
मतलब उस पे वार्ता करनी थी और प्रदर्शन दिखाना था। अच्छा, प्रदर्शन केवल हमारे लिए ही सेमिनार, केवल आपका प्रदर्शन। तो उसमें हमारे योग साधना में षटकर्म की क्रियाएं होती हैं जी। षटकर्म जी। षटकर्म मतलब धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपाल भाती, ये 6 क्रियाओं को तो मुझे वहां करके स्टेज पर दिखाना था, जिसको मैं दिखाया, डिमॉन्स्ट्रेशन किया और उसको अंग्रेजी में उसको लाभ बताता गया और उन लोगों ने वहाँ की जो मैग्ड्रीन भाषा है वहाँ से ट्रांसलेट कर लिया उन लोगों ने। तो इसके बाद उसकी जो कंपनी, जो स्पालॉन योगा सेंटर था, उसके जो मालकिन थी वो थी मैग्डलीन पो। तो उन्होंने कहा, क्या मास्टर आप योग का प्रशिक्षण हमारे सिंगापुर में देंगे? मैंने कहा यदि मुझे ऐसा सुअवसर मिलेगा तो मैं अवश्य दूंगा। तो उस समय अपने कॉलेज के जीवन से मैं लीव विदाउट पे हो करके मैं वापस आया और लीव विदाउट पे हो करके मैं साल भर के लिए सिंगापुर चला गया पुनः। वहाँ पर मैं एज ए योग शिक्षक, योग मास्टर के रूप में वहाँ पर कार्य किया। फिर मुझे वहाँ पर ऐसी महसूस हुआ उस समय कि मैंने भारतीय संस्कृति और अपने परिवार को मैंने मिस कर दिया। इस समय आवश्यकता है मुझे अपने परिवार में, तो मैं फिर वापस आ गया वहाँ रिजाइन दे करके। अच्छा। यहाँ आकर के मैंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और उसके बाद आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके जो गुरुदेव थे गोरखपुर में, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में नाथ संप्रदाय की बहुत सी किताबें पढ़ डाला था। अच्छा। उस समय मैं इनके गुरुदेव से भी मिला था, महंत अवैधनाथ जी से। तो मैंने उनसे मिल करके सबसे पहले यह प्रश्न किया, मुझे विद्यार्थी था तो मैंने बहुत किताबें पढ़ा था नाथ संप्रदाय में, तो मुझे ये पिपाशा थी कि खेचरी मुद्रा और बजरौली मुद्रा की वार्ता होती है, ये कुछ होता है खेचरी और बजरौली। हमें गोरखपुर में हम चलेंगे तो हमें शायद मेरे इस ज्ञान की पिपाशा को शांति मिल जाएगी। मैं अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ जी से मिला। मिलने पर जब मैंने जो ही चर्चा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरा प्रश्न यहाँ पर हल हो जाएगा, इसकी क्रिया विधियाँ क्या हैं। तो महंत जी ने हमसे 2 बातें कहा कि भारतवर्ष में बड़े बड़े ऋषि हुए, बड़े बड़े महर्षि हुए, संत हुए, लेकिन भारतवर्ष अंग्रेजों का और मुगलों का गुलाम रहा। चूंकि मैं राजनीतिक विद्यार्थी नहीं था, न राजनीति में मेरी रुचि थी, तो मैंने इसका जवाब कुछ नहीं दिया। मतलब मैं समझ गया कि मुझे वहां पर हमें संतुष्टि नहीं मिली, आपके प्रश्नों का सवाल नहीं मिलेगा। क्योंकि दूसरी भाषा में इसको यदि हम कहें तो एक पहलवान अपने अखाड़े की जो मेड़ होती है, अखाड़े को छोड़ के लड़ने जा रहा था, तो हमसे वो राजनीतिक वार्ता करने लगे। मेरी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, मैं जानता नहीं था, मैं खेचरी और बजरौली बात कर रहा था। उसी में मैं यह बताना चाह रहा हूं कि एक रशिया में एक व्यक्ति उस समय योग, हठ योग पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में यह बात आई कि मुझे भारतवर्ष में चलना चाहिए और गोरखपुर में मुझे शांति मिल जाएगी हठ योग का। अच्छा। वो व्यक्ति खोजते हुए गोरखपुर आया और गोरखपुर में उसका नाम है रशियन का मैक्सिम। तो मैक्सिम यहाँ आया गोरखपुर, उसने खोजा, उसको भी कुछ मिला नहीं। अंत में वो यहाँ की परंपरा के अनुसार उसके दीक्षा गुरु मिल गए, उसके जनेऊ गुरु मिल गए और उसके वस्त्र के गुरु मिल गए, जैसा कि साधु परंपरा में चलता है। तो ये सब पा गया, लेकिन वह व्यक्ति भी कुछ खोज रहा था और वह खोजते खोजते मेरे पास हनुमान घाट, जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, तो वहां पर वो आया और हमसे मिला। और मिलने के बाद उसने कहा कि मैं आपसे कुछ खेचरी मुद्रा के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैंने जब उसको देखा कि 6 फीट का लंबा आदमी गौर वर्ण में और गेरुआ लुंगी और कुर्ता पहना हुआ, दाढ़ी बाल बढ़ाया हुआ, हमको ऐसा लगा कि तो हमसे सिद्ध पुरुष दिखाई दे रहा है। हमने कहा भगवान बैठिए, तो बैठा, हमारी उसकी वार्ता हुई और वह पहली बार वो बोला कि मैं योग शिक्षक भी हूँ। तो मैंने आजकल जो प्रचलित परंपरा है आसन और प्राणायाम की, मैंने कोई वार्ता नहीं किया।
वो खुद हमसे खेचरी और बजरौली के बारे में बात करने लगा। तो चूंकि मैंने बजरौली और खेचरी का अभ्यास किया था तो मैंने उससे वार्ता किया। उसके बाद वो बोला कि क्या मैं आपसे योग दर्शन और नाथ संप्रदाय की ये पुस्तक गोरखवाणी क्या मैं पढ़ सकता हूं, आप हमको पढ़ा सकते हैं? तो मैं शिक्षक हूं, मैंने पढ़ाया। 10 दिन तक वो सीखा, पढ़ा। आसन और प्राणायाम जो आज प्रचलन है, व्यायाम, योग व्यायाम, वो नहीं सीखा, न मैंने सिखाया। फिर उसके बाद 10 दिन के बाद वो चला गया, कुछ नहीं बोला। इस प्रकार से 6 महीने के बाद फिर वो आया मेरे पास और फिर वो 10 दिन का कार्यक्रम चला, उसके आगे का पाठ चला। फिर चला गया, कुछ नहीं बोला। फिर 6 महीने के बाद फिर वो तीसरी बार आया। जब तीसरी बार आया तो वो जाते समय वो सीखा और उसके बाद उसने बोला कुछ दक्षिणा दिया मुझे, और दक्षिणा देकर के बोला कि गुरुजी मैं आपको इनवाइट करता हूं रशिया में, मॉस्को में, क्या आप मॉस्को आएंगे? मैंने कहा मैं तो शिक्षक हूं, मुझे तो कोई जानकारी भी नहीं है मॉस्को कहाँ है, कैसे है। और तो अंत में उसने बोला कि नहीं आप आइए, मैं आपको बुला रहा हूं। मैं साउथ कोरिया से वहां जाऊंगा और आप भारतवर्ष से वहां आइए, दोनों लोग एयरपोर्ट पर मिल लेंगे। उसने हमारे टिकट आदि की सारी व्यवस्था करा दिया, उसने बना दिया सारा। तो हम जून के महीने में वहां पहुंचे। वहां 7 दिन का सेमिनार था। उस 7 दिन के सेमिनार में मैं गया और वही मेरी रशिया की पहली यात्रा थी। मैक्सिम, जो कि आज उसका नाम बदल चुका है, उसका नाम है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ। मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो मैंने पूछा कि तुम जानते हो कि मत्स्येंद्रनाथ का मीनिंग क्या होता है? जब पहली बार हमसे मिला था उसने कहा आई नो टू वेल। तो उसने पूरी मत्स्येंद्रनाथ की पूरी कहानी बता दिया। और वो खोज रहा था अंत में, जी, अपने नाम की। और ऐसा होता है कि गृहस्थ जीवन से जब व्यक्ति संन्यास्त जीवन में, साधु जीवन में जाता है तो गृहस्थ जीवन का पहला जो नाम का जो पहला अक्षर होता है वो उसमें उसके सन्यास साधु महात्मा के जीवन में भी होता है। जैसे उसका नाम था मैक्सिम, तो मैक्सिम का म मत्स्येंद्र में ले लिया गया और महंत अवैधनाथ जी ने उसको नामकरण किया, तुम्हारा नाम मत्स्येंद्रनाथ रहेगा। आज वो बहुत अच्छा साधक है और नाथ संप्रदाय का इस समय ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करता है। यह मेरी पहली यात्रा रही रशिया के प्रति। और मत्स्येंद्रनाथ का भी मैं ऋणी हूँ कि मत्स्येंद्रनाथ हमारे पास आए और हमको उन्होंने समझा। 1.5 साल के अंदर फिर उन्होंने हमको निमंत्रण दिया और बुलाया। मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। फिर दीपक से दीपक जलता चला गया। इस दीपक से दीपक जलते चले गए, उसमें कहाँ कहाँ योगीराज जी आप गए अपने इस प्राचीन विद्या योग और प्राणायाम को लेकर? इस प्राचीन विद्या को लेकर के मुझे रशिया में जाने का, रशिया के अंदर मॉस्को में जाने का मौका मिला। मॉस्को में सेमिनार और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते थे तो मैं वहाँ जाता था। मॉस्को के बाद फिर मैं बेलग्राड, वहाँ से पड़ता है बेलग्राड, तो बेलग्राड में भी जाता था। 2-3 बार वहाँ भी प्रोग्राम मेरे हुए। फिर वहाँ से अस्त्राखान, तो मॉस्को होकर के फिर अस्त्राखान भी जाता था। अस्त्राखान में भी लोगों ने 2 बार मेरा कार्यक्रम, वहाँ योग शिविर चला वहाँ पर। तो इस प्रकार से रशिया में यात्रा हुई। और उसके बाद 135वां वर्ष मनाया जा रहा था, इंडियन अराइवल्स डे मनाया जा रहा था सूरीनाम में। तो मैं 2008 में सूरीनाम में भी गया था। फिर 5 वर्षों के बाद फिर वहाँ सूरीनाम में ही 140वां इंडियन अराइवल्स डे मनाया जा रहा था। तो उस समय भी मैं सूरीनाम में पहुँचा। और तीसरी बार भी 2015 में भी मैं सूरीनाम में पहुँचा। इस प्रकार से 3 बार यात्रा मैंने सूरीनाम देश की किया। योगीराज जी, जैसे कि आपने योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि भी किया है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी सम्मानित किया गया हो, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमने योग के लिए इतना किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने आपको प्रोत्साहित भी किया होगा। जी हाँ। तो उस फहरिस्त में कौन कौन से लोग हैं? उसमें सबसे पहले जी, मैं विद्यार्थी जीवन के बाद जो ही पढ़ के मैं निकला था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वर्गीय डॉक्टर KN उडुपा जी से मेरी मुलाकात हुई।
और उडुपा जी ने हमें हमारी यौगिक क्रियाओं का सम्मान किया जी। और मुझे कार्य करने का अपने एक प्रोजेक्ट था उनका ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो उसमें उन्होंने हमको योग शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। तो सबसे पहले मैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो 1987 में मैंने ज्वाइन किया अच्छा। ICMR में, और 1986 में विश्व योग सम्मेलन हुआ था दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में, जिसके के उद्घाटन किया था स्वर्गीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी। आचार्य भगवान देव ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो उस कार्यक्रम में विश्व योग सम्मेलन में मुझे योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था 1986 में। 1986 फिर उसी क्रम में 1988 में भी मुझे कुंडलनी योग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से योग श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 89 में तिरहुत विद्यापीठ मधुबनी बिहार से भी मुझे योग श्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा। रोटरी क्लब वाराणसी से भी मुझे शान बनारस के उपाधि से दिया गया। तमाम संस्थाओं के, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी मेरा सम्मान कार्यक्रम होता रहा। योगीराज जी, जैसे कि आप योग के क्षेत्र में अपनी सुनने में आता है कि निःशुल्क क्लासेस भी चलाते हैं, वर्कशॉप भी चलाते हैं, तो उसमें कितने लोग आपके इस योग शिविर के माध्यम से जान चुके हैं, योग को पहचान चुके हैं, या आज वो अभ्यास कर रहे हैं, कितने होंगे? इसकी संख्या तो हम एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पाएंगे, काशी में विशेषकर। या कब से ये शिविर चला रहे हैं, और उस शिविर का नाम जानना चाहेंगे। हाँ, शिविर हमारा ये संस्था, हमारी एक संस्था बनाया। बाद में जब मैंने योग का प्रचार प्रसार काफ़ी करने लगा तो उसमें मैंने अपनी संस्था का नामकरण किया योगायतन इंटरनेशनल। इस योगायतन इंटरनेशनल के माध्यम से मैं अपनी योग यात्रा को प्रारंभ किया, समराइज किया इसको। क्या इसमें पूरा जितने भी प्रतिभागी होते हैं वो निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करते हैं? जी हाँ, मेरे यहाँ जो सीखने के लिए मैंने बना रखा है, अभी भी मेरा ये सिद्धांत है कि जो मेरे आश्रम में यहाँ पर आकर के सीखते हैं मैं उनसे कोई फीस नहीं लेता। निःशुल्क? निःशुल्क है, ये निःशुल्क है। और यदि कोई, जैसे कि जब हमको व्यक्तिगत कोई लोग बुलाते हैं कि आप हमारे समय के अनुसार हमारे घर में आइए, प्राइवेट विजिट करिए, हम व्यक्तिगत सीखना चाहते हैं, हम सामूहिक रूप से नहीं सीखना चाहते हैं, तो फिर वो हमको बुलाते हैं तो अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं। और यहाँ आश्रम पर हमारे यहाँ प्रातः में 6:30 बजे से मेरा क्लास प्रारंभ होता है। तो यदि क्लास में कभी कभी क्या होता है कि काशी के लोग हैं, ये काशी खुद ही बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो बहुत भाग्यशाली हैं वही काशी में निवास करते हैं, तो ये खुद ही योग अध्यात्म धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, तो इनको सिखाना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये कुछ लोग जानते ही हैं, जन्म से जानते हैं, योग अध्यात्म सब जानते हैं। आज योगा सिखाने की बात हो गई, वो सब जानते हैं, उनका संस्कार है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग यहाँ आते हैं उनको सिखाता हूँ। यदि कोई नहीं आता है तो हम खुद अभ्यास करते हैं। 4 बजे भोर से उठा रहता हूँ और अपना नित्य क्रिया प्रारंभ करता हूँ। ये सब क्रिया करने के बाद 9 बजे अपना निकल जाता हूँ फिर अपने कॉलेज में अध्यापकीय जीवन के लिए। अच्छा, किस कॉलेज में? मैं हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में हिंदी का प्रवक्ता हूँ। अच्छा, आप हिंदी के प्रवक्ता भी हैं। तो गुरुजी, जैसे कि हम लोगों की वो बातें तो रही गई कि कितने लोग आपके योग शिविर के माध्यम से लाभान्वित हुए? नहीं, लाभान्वित तो बहुत से लोग हुए, इसकी एग्जैक्ट संख्या तो हमारे पास नहीं है, लेकिन तब भी हम समझते हैं कि 500-600 आदमी तो अभ्यास अपना कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में। अच्छा, व्यक्तिगत जीवन में ये लोग हमेशा कांटेक्ट में हमारे साथ नहीं हैं। क्योंकि हमारी एक परंपरा रही है कि जब आप किसी चीज़ को जो आपने सीख लिया तो सीखने के बाद श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 चीजें होती हैं। यही वेदांत हमको बताता है कि श्रवण करना, अपने गुरुजन से बात को सुनिए, श्रवण करिए, शास्त्र का श्रवण करें, गुरुजन की बातों का श्रवण करें, फिर उसके बाद उसका मनन करें। और मनन करने के बाद जब यदि ये स्थिति मन स्थिति बन चुकी है कि हमको इसी का अभ्यास करना है, तो श्रवण मनन के बाद निधिध्यासन अभ्यास भी वैराग्य युक्त अभ्यास।
तो केवल क्लासरूम लेक्चर से कार्य नहीं होता। तो आपने जो कुछ भी अपने गुरु से, अपने ग्रंथों से, अपने श्रेष्ठ लोगों से जो कुछ भी आपने सीखा, उसको अपने जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करना है। तो अभ्यास लोग अपना करते हैं, किसी के पास समय नहीं मिल पाता तो वो नहीं भी आते, लेकिन अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अभ्यास करिए, क्योंकि यह अध्यात्म योग का जो मार्ग है, ये वन वे रास्ता है, इसमें टू वे नहीं है। स्वयं करेंगे तो स्वयं हमको अनुभव होगा। शास्त्रों में, किताबों में बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं, लेकिन उस शास्त्र को पढ़ने से हमें ज्ञान, हमें शांति नहीं मिलेगी। हमें उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी तो हो जाएगी, लेकिन हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति तो तभी मिलेगी जब अपने जीवन में आप अभ्यास करेंगे, उसको उतारेंगे अपने जीवन में, तभी होगा। योगीराज जी, आपका इस पार्ट के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जैसा कि योगीराज जी से अभी हम लोगों ने योगीराज जी का परिचय जाना है, अब हम आगे की दूसरी प्रस्तुति में ये जानेंगे कि योग और प्राणायाम में क्या अंतर है, कैसे करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए। इसके लिए आपको हमारी दूसरी प्रस्तुति को देखना होगा।